नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का, लेकिन हम कह सकते हैं सिर्फ चल ही रहा है। उसमें किसी तरह की कोई सार्थक बहस अभी तक नहीं हुई है। लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि अडानी के मुद्दे पर, संबल के मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर बातचीत हो, सरकार जवाब दे। लेकिन ये पहली बार हो रहा होगा पूरे पार्लियामेंट के इतिहास में कि विपक्ष मांग कर रहा है कि सार्थक बहस हो और बातचीत की जाए और सुचारू रूप से पार्लियामेंट चले। लेकिन सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि सुचारू रूप से पार्लियामेंट चले, क्योंकि अगर सुचारू रूप से पार्लियामेंट चलेगी तो उन तमाम मुद्दों पर वो जवाबदेह विपक्ष उनको बनाएगा जिस पर वो जवाब नहीं देना चाहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है अडानी का मुद्दा। लग ही रहा है कि अब देश का मतलब अडानी हो चला है। मोदी मतलब अडानी तो पहले से ही था, लेकिन अब देश का मतलब भी अडानी हो चला है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी, कि किस तरीके से अडानी के इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाया जाए, हेडलाइंस मैनेजमेंट किया जाए और विपक्ष की आवाज को पूरे तरीके से दबाया जाए। पहले सदन के अंदर जब भी विपक्ष अडानी का नाम लेता था तो फौरन कार्यवाही स्थगित कर दी जाती थी। अब विपक्ष सदन के बाहर अडानी को लेकर लगातार अलग अलग तरीके अपनाकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है और ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी सदन में आकर जवाब दें। तो आप ये देखिए कि दोनों ये सभापति जो है लोकसभा और राज्यसभा के, उनका रवैया किस तरह का है विपक्ष को लेकर, वो सब आप देख ही रहे हैं। जगदीप धनखड़ तो एक तरह की लेक्चरिंग करते हुए नजर आते हैं विपक्ष के लोगों को, और वहीं सत्ता पक्ष के लोगों को पूरी आजादी है कि वो जो चाहें, जिस भी तरह से चाहें, अपनी बात को रखें। अब इससे इतना आजिज आ गया विपक्ष कि उसको एक कड़ा कदम उठाना पड़ा। नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस जो है वो दिया है विपक्ष ने। 70 से ज्यादा सांसद हैं जिन्होंने इस पर दस्तखत किए हैं। विपक्ष को ये पता है कि उनके पास इतना बड़ा संख्या बल नहीं है कि जगदीप धनखड़ को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़े, लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए ये तरीका अपनाया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए हैं, यानी कि किसी भी तरह का कोई कॉन्फिडेंस अब उनको नहीं है उस कुर्सी पर, उस कुर्सी पर जो बैठे शख्स हैं, खासतौर पर जगदीप धनखड़ पर, क्योंकि जिस तरह का उनका रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि वो बीजेपी के सभापति के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं और विपक्ष को कोई लेवल प्लेइंग फील्ड सदन में नहीं दिया जा रहा है। अब आप ये देखिए कि निशिकांत दुबे लोकसभा में, सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा में, उन्होंने जॉर्ज सोरोस के रिश्ते राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बताया और ये कहा कि जो कुछ भी हो रहा है ये दरअसल एक इंटरनेशनल साजिश है। तो जब जब अडानी घिरते हैं, जब जब मोदी घिरते हैं, तो एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बाजार में लाई जाती है और ये कहा जाता है कि ये दरअसल इंटरनेशनल साजिश है। और राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, कांग्रेस को देशद्रोही, यहां तक कि ये तक भी कहा गया बीजेपी की तरफ से कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ट्रेटर, यानी कि सबसे उच्चतम दर्जे के गद्दार कहा था राहुल गांधी को। और ये कहा था कि जॉर्ज सोरोस से उनके रिश्ते हैं और जॉर्ज सोरोस जो हैं वो भारत के खिलाफ गतिविधियों में वो शामिल रहे हैं। अब इस सब को लेकर जिस मीडिया रिपोर्ट का, मीडिया पार्ट नाम की फ्रांस की जो एक मीडिया संस्था है, उसका हवाला देकर जो बातें कही गई, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा में हो, उसी को अब आपको लेकर देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पर है, पूरी तरीके से घिरी हुई है, क्योंकि अब उसी जो मीडिया हाउस है उसके प्रकाशक और निदेशक जो हैं उन्होंने सामने आकर ये कहा है कि ये पूरी तरीके से निराधार और फेक है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी इस फेक न्यूज को फैला रही है और तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। और लगातार आप ये देखिए कि असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, ताकि अडानी का मुद्दा उस तरह से धार ना पकड़े, नरेंद्र मोदी को जवाब ना देना पड़े, सरकार को जवाब ना देना पड़े, तो ऐसा जो एक गुलाम मीडिया है उसके जरिए और सोशल मीडिया के जरिए, बीजेपी आईटी सेल के जरिए ये खबरें लगातार ये फैलाई जा रही हैं कि दरअसल
ये एक इंटरनेशनल साजिश है और देशद्रोही हैं राहुल गांधी और उसके साथ साथ सोनिया गांधी का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। यही इसी तरह का घिसा पिटा नैरेटिव लगातार भारतीय जनता पार्टी परोसती रही है जब जब वो मुद्दों पर घिरती है। लेकिन लग ये रहा है कि सभापति जगदीप धनखड़ और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अब कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि विपक्ष एकजुट है और वो किसी भी तरीके से अपने हथियार डालने के लिए राजी नहीं है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि आज इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप जरा। तो हम आपको सुनाएंगे प्रियंका गांधी ने क्या कहा है। मैं टीम से कहूंगी अगर बाइट तैयार हो तो सुनाए कि प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने इन पूरे आरोपों को निराधार और कोरी बकवास बताया है और इसको लेकर आज कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई अहम सवाल उठाए हैं। ये सवाल उठाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने कहा है कि जॉर्ज सोरोस अगर भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है तो आप उसका धंधा पानी भारत में बंद क्यों नहीं करवाते हैं। ये कहा गया है कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी को लेकर उन्होंने ये सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार आदेश देकर जॉर्ज सोरोस के सारे बिजनेस और फंडिंग पर रोक क्यों नहीं लगवाती है। अमेरिका की सरकार को क्यों नहीं लिखते कि जॉर्ज सोरोस हमारे देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल है, उनका प्रत्यार्पण हो, हम उसके खिलाफ भारत में एक्शन लेंगे। ये सवाल पूछे हैं मोदी सरकार से कांग्रेस ने और एक पिक्चर भी जारी की है कांग्रेस की तरफ से। सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप तस्वीर देखिए, इसमें जॉर्ज सोरोस से सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले जो दो भारतीय युवा हैं वो मोदी के बेहद करीबी हैं। ये सनसनीखेज पर्दाफाश किया है कांग्रेस ने और ये आप तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में बाकायदा तौर पर वो जो दो युवक हैं जो सुप्रिया ये कहती हुई नजर आई कि इन्होंने सबसे ज्यादा पैसे जॉर्ज सोरोस से लिए हैं, वो नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं। यानी कि पूरी की पूरी बाजी ही पलट गई है। जो इल्जाम भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी, कांग्रेस और सोनिया गांधी पर लगा रहे थे, अब वही इल्जाम कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर लगाती हुई नजर आ रही है और ये तस्वीरें जारी की गई हैं और ये बताया गया है कि दोनों शख्स जो शामिल हैं जॉर्ज सोरोस से इन्होंने सबसे ज्यादा धन अर्जित किया है और ये नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं। सुनिए आप प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है गतिरोध पर जिस तरह का संसद में चल रहा है और इन तमाम इल्जामों को लेकर। डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात। लोग में अडानी के मुद्दा उठा रही हैं और हम क्यों नहीं उठाए? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं सबकी, आप जाइए यूपी में किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं और ये एलिगेशंस क्या हैं, क्या कहा जा रहा है यूएस में, किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको, क्यों किया है? क्योंकि उनका कहना है कि हजारों करोड़ के का घूस दिया है इन्होंने ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाए, ताकि जो बिजली जनता को बेच रहे हैं वो महंगी हो जाए और ये लोग पैसे बनाए। तो हम क्यों ना उठाएं ये मुद्दा? तो आपने सुन लिया प्रियंका गांधी को। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिजली जिस तरह से महंगी दी जा रही है और महंगी करने का पूरा जो प्लान है, हम क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाएं और अडानी के ऊपर एफबीआई और जो वहां का न्याय विभाग है उन्होंने उनकी तरफ से पूरी जो इंडाइटमेंट जो किया गया है, उनके ऊपर जो आरोप हैं, जो ये कहा गया है कि उन्होंने भारत में जो अफसर हैं उनको लगभग 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है, घूसखोरी का उनके ऊपर इल्जाम है, जो सबूत हैं उनके साथ छेड़छाड़ का इल्जाम है। तो ये बड़े इल्जाम अडानी के ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन इसको देखिए आप किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से अडानी को हर तरीके से बचाने की कोशिश कर रही है। कल तो आपने देखा ही कि राजस्थान में जब प्रधानमंत्री मौजूद थे उसी मंच पर अडानी भी थे और जब प्रधानमंत्री को लेकर तमाम स्टेज पर जब लोग खड़े हुए तो अडानी खड़े नहीं हुए। तो इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं कि
कैसे सब लोग उठे, लेकिन अडानी उस कुर्सी पर अपनी वहीं जमे हुए बैठे रहे। लेकिन हर जगह जहां जहां, चाहे विदेश में जाएं चाहे देश में जाएं, लग ऐसा रहा है इस सरकार सिर्फ एक शख्स के लिए काम करती हुई नजर आ रही है या चंद अरबपतियों के लिए काम कर रही है, और उनमें सबसे अहम नाम है अडानी का। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे कि जगदीप धनखड़ को लेकर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव जो लेकर आया गया है, जो नोटिस दिया गया है, उसका क्या असर होगा। क्या जगदीप धनखड़ जो है उनके तेवर क्या नरम पड़ेंगे, क्या विपक्ष को मौका दिया जाएगा अपनी बात कहने का, क्या वाकई में उनकी लेक्चरिंग जो है वो कम होगी, क्या वो बैकफुट पर नजर आएंगे। और अब जो मीडिया पार्ट की तरफ से जिस तरह की बातें कही गई हैं कि बीजेपी फेक न्यूज फैला रही है और उसका सहारा ले रही है, क्या इस पर किसी तरह की बीजेपी की सफाई कुछ होगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप दोनों मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। गिरीश जोशी जी हैं मेरे साथ, जाना माना चेहरा है। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ पहली बार आज जुड़ रहे हैं अमिताभ श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाना माना चेहरा है। अमिताभ जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत गिरीश जी मैं आपसे करना चाहूं, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी अब पूरी तरीके से घिर गई है, अपने ही झूठ में फंस गई है, और झूठ बाहर नहीं बल्कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों में बोला जा रहा है? और ये मैं नहीं कह रही, बल्कि जिस रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है उसी के प्रकाशक और निदेशक खुद आकर कह रही हैं कि ये पूरी तरीके से निराधार है, झूठ है, और हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि हर हद तक जाने के लिए तैयार है अडानी को बचाने के लिए, चाहे कितनी भी शर्मिंदगी उठानी पड़े। उससे पहले हमने देखा था अमेरिकी दूतावास की तरफ से भी क्या कुछ कहा गया था, और अब ये फ्रांस की जो एजेंसी है उसकी तरफ से ये सब कुछ कहा गया है। दूसरा जी, बिल्कुल ये ढोंग करके अपना काम करते। ये फ्रांस का जो आप मीडिया पास का रिपोर्ट बता रहे हैं, जब हिंडनबर्ग का आया तो पार्लियामेंट में इस पे डिस्कस करने से मना कर दिया था कि फॉरेन के रिपोर्ट्स पे डिस्कशन नहीं होगा। तो अब उसी के पेपर पे अब क्यों डिस्कशन हो रहा है? और डिस्कशन ऐसा हो रहा है कि ऑपोजिशन को नहीं बोलना है, इनके ही आदमी बोलते रहेंगे। ऑब्जेक्शन लेने के बावजूद भी धनखड़ उनको बोल रहे हैं बारी बारी बोले जाओ। तो ये समझ में तो आ रहा है, इसका रीजन एक ही है कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला रहे हैं, ये गैंग चला रहे हैं। और उसमें जैसे गुर्गे होते हैं, शार्प शूटर्स, ये इनके गुर्गे हैं। उनको असाइनमेंट दे दिया जाता है कि भाई ऐसा कुछ बोल देना ताकि ऑपोजिशन उसका विरोध करे, नहीं करेगी तो पब्लिक में उनकी इंप्रेशन खत्म होगी। ऐसा करके पूरा एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जाती है। ये आज से नहीं है, पहले से। जब भी उनको लगेगा कि अब बहुत बड़े सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे सुप्रिया जी ने दिखाया, इसमें एक काफी डिटेल रिपोर्ट एक इन्वेस्टिगेटिव इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था पहले, कि ये सोरस का जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, ये ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज में ऑपरेट करता है। और ये 1999 में पहली बार इंडिया में आया जब वाजपेयी जी की सरकार थी। इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। और उसके बाद 2014 में ये इंडियन चैप्टर खोलते हैं। 2014 सबको याद है कब शुरू हुआ था, क्यों हुआ था। उसमें उनका बेसिक जो हेतु था, वो अमेरिका का भी जो नियम है कि वो हर कंट्री में ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप हटा के वो चाहते हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो, पब्लिक की सुनी जाए, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान हो। उस बेस पे ये लोग आते हैं। लेकिन यहां पर जो इनका 2014 में आए, तभी इनका डिक्लेरेशन ये था इंडियन चैप्टर का कि वो लोग 5,000 करोड़ स्मॉल इंडस्ट्रीज को फंडिंग करेंगे। उसमें फार्मा सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सब सेक्टर्स के अंदर हेल्थ के उसमें होगा। तो उस वक्त जब ये फोटो दिखा रही थी, वो दोनों जो गौरांग और शशांक, दो जो लड़के जिनका फोटो दिखा रहे हैं, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम 2022 में चेंज करके एक्सियो रखा। और गौरांग का फोटोज मेरे ख्याल से इवन ध्रुव राठी ने रिलीज करे थे, जिसमें उनकी शादी में एलके आडवाणी और देवेंद्र फडणवीस गए थे। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो ये इनको धड़ल्ले से झूठ बोलना, सामने वाले गद्दार हैं ऐसे बोल देना। और आप पहले भी देखिए, ये दुबे का तो ये रोल रहा है कि उसने इतनी ज्यादा बकवास कर देनी कि सारा एटमॉस्फेयर विशिएट हो जाए और ऑपोजिशन चलाने लग जाए और उनका पर्पस हो जाए, क्योंकि उनको पार्लियामेंट में जवाब देना ही नहीं है। किस बात का जवाब देंगे? अब वो सिर्फ तो जॉर्ज सोरस अगर
आप उसका एक क्रोनोलॉजी देखिए कि जॉर्ज सोरोस ने जब भी चाइना में जिनपिंग के खिलाफ बोला था तो और किसी को दिक्कत नहीं हुई। ओपन सोसाइटी का चैप्टर पाकिस्तान में बंद कर दिया गया, उसकी ऑफिस अब पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करती है। और यही देखिए जैसे उन्होंने मोदी और अडानी के बारे में बोला तो अभी आपको पार्लियामेंट में ये मैटर आके दिक्कत हो गई। तो वो जो पाकिस्तान जैसा छोटा कंट्री अगर उनका चैप्टर बंद कर सकता है तो आप भी कर दो। आप नहीं करोगे क्योंकि आपके गुर्जे उसका पैसा लेके बैठे हुए हैं। ये सीधा सा हिसाब समझ में आ रहा है कि इनको सिर्फ पार्लियामेंट डिस्टर्ब करनी है, काम करने देना नहीं है। जवाब उनके पास है नहीं, क्योंकि वो चलने देंगे तो एक नहीं काफी सवाल होंगे। इससे अच्छा बेहतर यह है कि चलना ही मत दो और हर बात का एक ही इलाज हो जाएगा। जी जी, आप इससे मैं सवाल पूछ रही हूँ, फिर अमिताभ जी आपके पास आ रही हूँ। तो क्या आज सुप्रिया शिनित ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गिरीश जी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से एक तरह से धागे खोले हैं पूरी तरीके से कि आप जो दरअसल हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं उसमें आप पूरी तरीके से संलिप्त हैं, आप पूरी तरीके से घिरे हुए हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि कल जिस तरह से एक लीड लेने की कोशिश की थी बीजेपी ने पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो निशिकांत दुबे हो जिनको डिग्री दुबे भी कहा जाता है, वो पता है कि क्यों कहा जाता है, और इसके साथ साथ सुधांशु त्रिवेदी जो हैं उन्होंने जिस तरह की बातें कही, फेक न्यूज फैलाने में मास्टर बीजेपी, तो क्या अब ये पूरा का पूरा मामला उल्टा बीजेपी पर ही आके पड़ गया है? सारे सवाल अब बीजेपी के ऊपर आके पड़ गए हैं, क्योंकि हम जैसे मीडिया हाउसेज, आप जैसे पत्रकार तो ये सवाल उठाएंगे, लेकिन जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां तो ये सवाल इस तरह के उठेंगे ही नहीं। गुजरात वही मैंने कहा, ये एक गैंग चलाते हैं। इसमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी उनका एक गुर्गा ही है, और गुर्गे जो होते हैं उनको खाली बॉस बोलता है कि उसको जाके गोली मार दो, वो सवाल नहीं पूछते। तो इनको सबको असाइनमेंट दी गई है, उनको क्या क्या करना है उनको पता है। लाइव मीडिया को तो पता है कि हमारी रोटी रोजी उनके खर्चे पे चल रही है तो हमको उनसे नहीं करना है। अभी जो आपने राजस्थान का इंसिडेंट बताया वो वही बता रहा है कि इतना सब बोलने के बाद भी इनको पछतावा जैसी चीज नहीं होती है। बताते हैं कि नहीं हम भाई हैं और भाईगिरी ही करेंगे। अडानी को आपने बोला हर वक्त साथ में जाते हैं, तो अभी भी वो साथ में लेके घूम रहे हैं। तो ये दिखाना है उनका जो जबरदस्ती वो भाईगिरी वाला, जो भाई आई एम द बॉस, मैंने जो करना है आप कर लो, इस पर आ गए। और उनको पता है कि इलेक्शन कमीशन आपके साथ है, सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है, लोकसभा स्पीकर आपके साथ है, राज्यसभा स्पीकर आपके साथ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि राज्यसभा बनने के बाद शायद इतिहास में पहली बार ये मोमेंट आ रही है कि उनके सामने अविश्वास का प्रस्ताव आ रहा है। लेकिन शर्म नाम चीज नहीं है, क्योंकि ये गैंग है, उसको अपना अचीव करना है टारगेट, बाकी जो होता है वो चलता रहेगा। आप बोलते रहोगे, आप सोशल मीडिया वाले चिल्लाते रहोगे, लेकिन उससे पब्लिक इंपैक्ट नहीं आ रहा है। उसकी गलतियां की भी हैं, क्योंकि वो बहुत सारा इनको मौका देते हैं इनके अंदर पेनिट्रेट करने के लिए। अभी देखिए इलेक्शन सब लपड़ा हुआ, छोटा सा कॉन्स्टिट्यूएंसी है दिल्ली, उसमें जैसे उन्होंने बताया कि 15-20 हजार वोट काट दिए गए, तो दूसरे दिन केजरीवाल की टीम पहुंच के वो आदमियों को, कुछ लोगों को ढूंढ के आई कि हम लोग यहाँ 15 साल से रहते हैं, हम वोट दे रहे हैं, हमारा नाम कट गया। तो ये जो बता रहे हैं महाराष्ट्र में लाखों वोट कटे हैं, तो उस पर उनको ग्राउंड पे ये वर्किंग करके एक्सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में भी कल जाओगे तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए कॉन्क्रीट कि भाई ये इतने आदमी थे, इनके नाम थे, सडनली कैसे कट गए, क्यों कटे। और ये इनकी कॉमन प्रैक्टिस है, इनको जहां पता है कि इस ब्लॉक से वोट नहीं मिलना है तो ये वो कुछ भी करके उनके वोट डिलीट मार देते हैं। चलो उस वक्त तो चल गया, बाद में एप्लीकेशन करेंगे तब नया कार्ड दे देंगे। तो ये तो इनका बहुत ही बड़ा सोशल मैनेजमेंट है पहले से जो करते आ रहे हैं। इसके सामने लड़ने के लिए आप लोगों को उसी बात में जवाब देना पड़ेगा जिस बात में वो लोग बदमाशियां करते हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज रहे नहीं तो आप संविधान के बेस पे कब तक लड़ रहे हो। संविधान की उनकी कोई पड़ी नहीं है तो आप संविधान लेके क्या करोगे। आप तो उसी की भाषा में अब जवाब देना शुरू करो, उन्हीं की भाषा में बोलने लगो, तब जाके उनको लगेगा कि नहीं अब ये हमारी बराबरी में आ गए। जी जी, महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, लेकिन अमिताभ जी ये जो कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी का कि आप कुछ भी कर लें, किसी भी तरह के मुद्दे आप उठा लें, आप घेरें, क्योंकि अभी हम 2024 की जब हम बात करते हैं तो विपक्ष पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। 234 से ज्यादा की उसकी संख्या है, एकजुट है, एक साथ है,
एक इंडिया गठबंधन जैसा ब्लॉक है और तमाम मसलों को वो उठा रहे हैं और एक तरह से जो मुद्दे उठाते हैं उससे किसी तरह का भटकाव नहीं है कि जब तक सरकार इस पर जवाब नहीं देगी तब तक हम ये उठाते रहेंगे। वो अडानी का मुद्दा हो, संभल का मुद्दा हो, मणिपुर का मुद्दा हो, लोकतंत्र संविधान को बचाने का मुद्दा हो, लेकिन किसी पर भी ऐसा लगता है कि ये सरकार इतनी बेशर्म हो चुकी है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके लिए दो चीजें मायने रखती हैं। सत्ता हासिल करना किसी भी कीमत पर, वो हासिल कर रहे हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा उन्होंने जीत लिया, चाहे जिस भी तरीके से जीता हो। और दूसरा, जहां से उनकी फंडिंग आती है उन उद्योगपतियों को खुश रखना, और वो किसी भी कीमत पर कर रहे हैं। तो आखिर फिर इसका हल क्या? बहुत शुक्रिया बुशरा जी। देखिए, जो बातें अभी गिरीश जी ने कही आपके सवालों के जवाब में, मेरे ख्याल में उसमें बहुत सारी जो आपका ये जो मसला है कि हल क्या है, उसके सूत्र छुपे जहां उन्होंने इस बात को छोड़ा, मैं उस वहां से पकड़ रहा हूं कि जो विपक्ष है, विपक्ष के लिए अपने आप को 24 घंटे, सातों दिन, 365 दिन आपको करो या मरो वाली मुद्रा में जब तक आप नहीं रहेंगे, और जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको दिख रहा है कि वोट अगर कम हुए, घटाए गए, तो आपको तुरंत उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। आप देखिए, अगर आप एक गांव में जाकर के वहां बैलेट पेपर से वोट कराते हैं तो सरकार जो है, प्रशासन वहां तुरंत हरकत में आ जाता है, सब कुछ उसको लेकर के एक किस्म से उस पूरा बैन कर दिया जाता है, तमाम सारी कानूनी कार्रवाई होने लगती है। विपक्ष के लिए देखिए, जैसे हम लोग धनखड़ साहब के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आपने शुरू में ही कह दिया कि चूंकि संख्या बल का मामला ऐसा है कि संख्या बल के हिसाब से उसमें विपक्ष को इस मुद्दे पर कोई फतेह हासिल होने वाली नहीं है, और ये हम सब जानते हैं। लेकिन इसका अपना एक सिंबॉलिक इम्पैक्ट है और सिंबॉलिक महत्व है कि राज्यसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि राज्यसभा का जो चेयरमैन है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और आपने जो बात कही बड़ी मार्के की बात है कि भाई, जो गिरीश जी ने भी कहा कि आपको कम से कम शर्म आनी चाहिए। आप लोकतंत्र में डील कर रहे हैं, हम लोग एक जमहूरियत का हिस्सा है, और वहां पर विपक्ष की आवाज भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो जो सत्ता पक्ष है उसको कम से कम इतनी शर्म, इतनी लोकलाज जिसको हम बोलते हैं, वो लोकलाज होनी चाहिए कि भाई अगर सत्ता पक्ष ये देख रहा है क्या चेयरमैन के खिलाफ बात आ रही है और उससे कहा जा रहा है कि भाई आप जो है इम्पार्शियल नहीं है, आप बहुत पार्टीजान हैं, तो वो कम से कम अपने व्यवहार में वो दिखाए तो सही। यानी, लेकिन मैंने आज भी जो धनखड़ साहब का देखा, आज तो थोड़े बहुत हंगामे के बाद कल तक के लिए स्थगित हो गया सारा मामला दोनों जगह, लेकिन चाहे ओम बिरला हो चाहे जगदीप धनखड़ हो, जिस तरह से हम देख रहे हैं, वो जिस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, विपक्ष को रिडिक्यूल करने की कोशिश की जाती है, उनके सामने सत्ता पक्ष के लोग करते हैं और वो उनको अलाउ करते रहते हैं। तो वो अपने आप में, जो खड़गे साहब का स्टेटमेंट था जिसमें उनकी तकलीफ झलक रही थी, जो खड़गे साहब ने राज्यसभा में कहा, जो जयराम रविश ने कहा, जो दिग्विजय सिंह ने कहा, तो तमाम सारे लोग जिनके बयान हमने देखे विपक्ष के लोगों के, उससे साफ लग रहा है। और जगदीप धनखड़ ये पहला किस्सा नहीं है। आप जया बच्चन वाला वो प्रकरण याद कीजिए जहां पर उनकी जया बच्चन से तकरार हो गई थी। उसमें जिस तरीके से जया बच्चन ने उनको हैंडल किया, और उसके बाद जब निकल के महिला सांसदों ने आके बाहर प्रोटेस्ट किया, तो कम से कम अगर कोई शर्मदार इंसान होता तो उसको इस बात पर लज्जा आती कि भाई मेरे खिलाफ जो है वो सदन की महिला सांसद आकर के इस तरह की बातें कर रही, और वो अक्रॉस द पार्टी चल रहा है मामला। ऐसा नहीं कि वो कोई सिर्फ कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी। तो ये चीजें जो है, ये कम से कम जो कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं उनको इस बात का एहसास होना चाहिए। पहले हम लोग जिस जमहूरियत में देखते रहे, जो हमारे स्टॉलवर्ड्स रहे, उनके अंदर कम से कम इतनी एक नैतिकता थी कि अगर कोई ऐसा मुद्दा आता था, ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल चीज आती थी, तो वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते थे। पहले जो लोग संसद कवर करते रहे, हम लोग सब लोगों ने देखा है कि भाई आपके पास जो है वो पार्लियामेंट हॉल के अंदर आप बाकायदा विपक्ष के लोगों को बिठा करके बात करते थे। भैरव सिंह शेखावत जैसे व्यक्ति जो है वो बाकायदा चाय पार्टी करके बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर दिया करते थे कि भाई ठीक है, आप कल आप कर लेना, चलो थोड़ा बहुत इनको कर लेंगे, थोड़ा, तो आपस में बातचीत करके वो ऐसा हो जाता था। अब ये सरकार जो ऐसी आई है, पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि हर चीज को इन्होंने एक पर्सनल दुश्मनी के लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। तो यानी कांग्रेस जो है उसको किसी भी तरीके से इनको नेस्तनाबूद करना है, किसी भी तरीके से उसको जो है वो बदनाम करना, ऐसा पब्लिक परसेप्शन बना देना उसके बाद। लेकिन उसके बावजूद, उनके तमाम किए धरे के बावजूद, कांग्रेस अभी जिंदा है। कांग्रेस चाहे आप उसको कमजोर माने, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस जो है वो अपना दमखम दिखाती रहती है। जब तक जितना दिखाना चाहिए उतना नहीं दिखा रही है, ये बात हम तमाम सारे लोग मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बना पाई है। तो एक चीज ये है। दूसरी बात ये देखिए, आप देखिए कि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं किस तरह से इंस्टीट्यूशंस, जो अभी गिरीश जी ने बात कही कि किस तरीके से सारे इंस्टीट्यूशंस उनकी जेब में आ गए। अब आप देखिए, एक हाईकोर्ट का सिटिंग जज अगर एक फंक्शन में जाकर के ये कहता है कि नहीं साहब बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा मुल्क, ये कितनी खतरनाक बात है।
कितनी खतरनाक बात है ये। पूरे मुल्क में ये सनसनी फैल जानी चाहिए। सत्ता पक्ष को एकदम मतलब ये मैं बैठा हूं उस वक्त, आप बैठी हैं, गिरीश जी बैठे हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, गिरीश भाई बहुत सीनियर है ना। हम ये सोच करके थर्रा जा रहे हैं। मतलब जिसको गूज़बम्प्स कहते हैं वो मुझे हो रहा है कि वो आदमी जब जजमेंट पास करता होगा या आगे करेगा तो क्या करेगा वो। अगर उसके सामने कोई ऐसा मुकदमा आएगा जो वो कह रहा है कि सब कटमुल्लों से सावधान होने की जरूरत है, उसकी स्पीच सुनिए आप। मतलब मैं तो सुन करके एकदम हैरान हूं। ये हमारे मुल्क में हम लोअर जुडिशरी की बात करते हैं अक्सर। मैं खुद बहुत क्रिटिसाइज करता हूं लोअर जुडिशरी को लेकर के, बहुत क्रिटिकल रहता हूं कि भाई ट्रायल कोर्ट के जजेस जो है वो हर बात में वो कैन ऑफ वर्म्स जिसको हम कहते हैं वो खोल देते हैं कि साहब हाँ यहाँ सर्वे करा लो, वहां सर्वे करा लो। अभी संभल का सारा मामला जो है एक एसडीएम की वजह से हुआ, एसडीएम के फैसले की वजह से हुआ। तो वो जो हो रहा है, लेकिन अब तो ये हाईकोर्ट का जज है, एक हाईकोर्ट का सिटिंग जज एक फंक्शन में जाता है विश्व हिंदू परिषद के और इस तरह की बातें करता है। कल्पना कीजिए आप, मतलब ये हम किस दौर में आ गए हैं कि जुडिशरी जो है जिस पर हमको मतलब लगता था कि हो ना हो केवल जुडिशरी एक हमारा एक ऐसा एक अमला है जहां जाके हमको थोड़ा इंसाफ मिलेगा, जहां थोड़ी सैनिटाइज किस्म की बातें होंगी, जहां सेंसिटिविटी के साथ चीजों को। लेकिन अब अगर हाईकोर्ट का जज, सिटिंग जज इस तरह की बातें कर रहा है तो क्या कहा जाए, वो किस लालच में कर रहा होगा, या तो उसकी ऐसी उसका इंडोक्ट्रिनेशन ऐसा हो चुका है उसके दिमाग में, उसका कुल मिलाकर के जो उसका कहना चाहिए झुकाव है वो सब उसी तरह का है, उसी तरह का उसका ओरिएंटेशन है। तो वो जज, उससे हम कैसे ही उम्मीद करें कि वो जब कोई ऐसा मसला आएगा जहां हिंदू मुसलमान का मामला आ जाएगा या कहीं कोई धार्मिक मसला आ जाएगा तो वो जो है वो जो सेक्युलरिज्म जिसको हम प्रियम्बल में शामिल किए हुए हैं उस सेक्युलरिज्म की धज्जियां नहीं उड़ेंगी। आप कल्पना कीजिए हम कितने खतरनाक वक्त में जी रहे हैं। तो जो सरकार है, इस सरकार से तो हम ये उम्मीद कर ही नहीं सकते। हम लोग यहाँ शर्मिंदगी की बातें कर रहे हैं, वो सरकार तो संविधान बदलने की बातें कह चुकी है, प्रियम्बल तक को छोड़ने की बातें कह चुकी है। रविशंकर प्रसाद जब थे तो याद कीजिए क्या क्या नहीं हुआ। ये बात अलग है कि वो कह नहीं पाए, 400 पार का पूरा जो किस्सा इस बार हुआ जो नहीं हो पाया, वो भी उसके पीछे की सारी मंशा क्या थी वो सारी बातें हम सब देख चुके हैं चुनाव से पहले। तो ये जो पूरा का पूरा मसला है शादी, ये असल में कुल मिलाकर के आपके सोशियो कल्चरल फैब्रिक को पूरी तरह से नष्ट करने का है, उसको पूरी तरह से तबाह करने का। और हम उसके असरात देख रहे हैं जो समाज में चल रहा है, जिस तरीके से आप जो है वो दोनों समुदायों के बीच में या तमाम लोगों के बीच में जिस तरीके से आप नफरत फैला रहे हैं, जिस तरीके से आप जो नारे देते हैं, जिस तरीके से आप कान पड़ते हैं, जैसे आप लोगों को कपड़ों के आधार पर, खाने पीने के आधार पर, उनके रहन सहन के आधार पर बांट रहे हैं, उनके आधार पर आप उनको पेनलाइज कर रहे हैं। एक तरीके से आप मजबूरन जबरदस्ती करते हैं कि हाँ साहब मुसलमान दुकानदार जो है वो अपने नाम, अपने दुकान के आगे अपना नाम लिख के ताकि उसका सोशल बायकॉट किया जा सके। तो ये सब जो हो रहा है, ये पार्लियामेंट में जो कुछ भी हो रहा है, ये कुल मिलाकर के उसी की तर्जुमानी है। मैं इसको बिल्कुल इससे अलग नहीं मानता हूं। जगदीप धनखड़ जो कर रहे हैं, जगदीप धनखड़ साहब के ख्वाबों में राष्ट्रपति भवन में मतलब टहलने का सपना आ रहा है, उनको मुगल गार्डन में टहलना है, तो इसलिए उनको ये सारी चीजें दिख रही है कि हाँ भाई वो जितना ज्यादा लॉयल होंगे उतना ज्यादा वो मतलब उसके उनको फल मिलेंगे, क्योंकि तो उन्होंने देखा है पहले रामनाथ कोविंद और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू अब है। तो ये सारा का सारा मामला लॉयल्टी पर बेस्ड हो गया है आज की तारीख में, काबिलियत से ज्यादा लॉयल्टी चल रही है। तो वो लॉयल दिखना चाहते हैं सरकार को लेकर के, वही ओम बिरला साहब कर रहे हैं। पहले भी ऐसा होता रहा है, राज्यसभा का सभापति हो चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो, वो सत्तारूढ़ दल के ही होते रहे हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर नाम की भी एक चीज होती थी जो अब नहीं है। जो जिस तरीके से पूरे सदन चलाए जा रहे हैं, दोनों सदन, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। हम लोगों ने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के दौरान पिछले कई सालों में लगातार, जो लोग भी पहले से कवर करते हैं उन्होंने देखा है किस तरीके से चलता रहा है, कैसे चाहे वो सोमनाथ चटर्जी जब स्पीकर थे तब भी कैसे चलता था, उससे पहले बालयोगी साहब से तब कैसे चलता था, संगमा थे तो कैसे चलता था, सारा सब कुछ। लेकिन आज जो हालत हो गई है वो बिल्कुल मतलब यकीन ही नहीं होता कि ये वही पार्लियामेंट है। इसी तरीके से इस देश में ये संसदीय परंपराओं का उल्लंघन किया जाता है। और ये वही बीजेपी है जिसने कि ऐलानिया अरुण जेटली ने कहा था कि साहब डिसरप्शन जो है वो तो हमारा काम है, पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना तो उनका। आज ये कह रहे हैं कि साहब इतना काम नहीं दे रहा। रोज जो है मीडिया ये बार बार लोगों में खबरें फैलाता है कि साहब इतने करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, इतने करोड़ रुपए का जो है बर्बाद हो गया, पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है, विपक्ष बर्बाद कर रहा है। वो कोई पलटकर बीजेपी से नहीं पूछता कि भाई आप जब थे विपक्ष में तो आप तो इससे हंगामा करते थे। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने जो कहे हैं वो सब, लेकिन उसके बावजूद तब भी मैं ये भी मानता हूं कि उस वक्त भी इतना ज्यादा जहर नहीं था, इस तरीके की बातें नहीं थी जो आज जो स्थिति आ गई है मोदी साहब के और अमित शाह के रिजीम में। जिस तरीके से ये पार्लियामेंट चल रही है और जिस तरीके से मतलब संसदीय परंपराओं को एकदम ताक पर रख करके विपक्ष को जिस तरीके से खामखा हर बात में जलील करने की हद तक
मतलब उसके खिलाफ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि साहब विपक्ष, यानी आप गद्दार कह रहे हैं। मतलब आप लफ्जों का इस्तेमाल भी देखिए कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है। नेता प्रतिपक्ष का एक पद होता है, उसकी गरिमा है, वो एक शैडो पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। वो एक तरीके से आप देखा जाए तो वो एक मतलब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पद है, लेकिन आप उनको गद्दार कह रहे हैं और सिर्फ एक हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए, सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए। तो ये जो चल रहा है ये बहुत अफसोसनाक है, और अफसोसनाक इसलिए भी क्योंकि हम जानते हैं कि हाँ, विपक्ष के पास नंबर्स नहीं है, विपक्ष की अपनी खामियां हैं, उनमें वहां भी खेमेबंदी है, वहां उस तरीके की एकता नहीं है कि ये जो इंडिया ब्लॉक जो है वो पूरी तरह से दमखम लगा करके लड़े और एकदम हमलावर है। तो विपक्ष की अपनी समस्या है, लेकिन जो बात है कि हाँ, जनता जब तक सड़क पर नहीं आएगी, जब तक विपक्ष उस तरीके से पूरा दमखम नहीं दिखाएगा, तब तक शायद ये बीजेपी का ये जो भी कुछ चल रहा है ये चलता रहेगा। और मैंने जैसे जुडिशरी के आपको का एग्जाम्पल दिया, मैं उससे बहुत परेशान हूं कि अगर ये चीज चल रही है तो ये हम रंजन गोगोई का एग्जाम्पल देख चुके हैं कि वो किस तरीके से 4 जजेस आए थे, एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, और उनमें से एक थे रंजन गोगोई, और जो बाद में की सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बने और बाद में राज्यसभा सांसद बन गए। और कैसा क्या क्या उन्होंने बयान दिया था कि साहब मैं तो मतलब लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच पुल का काम करूंगा। आपको पुल बनाने की जरूरत क्या है? आप हमारे संविधान में, आइन में ये बात कही गई है कि भाई तीनों जो संस्थाएं हैं, तीनों जो अंग हैं हमारे संविधान के, वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। आपको किसी का पुल बनने की जरूरत क्या है? जुडिशरी का अपना काम है, विधायिका का अपना काम है, कार्यपालिका का अपना काम है, आप अपना काम कीजिए। लेकिन यहाँ पुल बनाने, और ये सब कुछ हमने देखा है पिछले 10 सालों में, ये बहुत मतलब चिंताजनक है, अफसोसनाक है, शर्मनाक है। मैं इसके मैं क्या कहूं? जी, महत्वपूर्ण बातें आपने कही है, और जाहिर सी बात है जिस दौर में हम जी रहे हैं वो मुश्किल तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो रवैया है सत्ता में बैठे लोगों का वो बेहद शर्मनाक है। और लगता यह है कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उनको सत्ता हासिल करनी है किसी भी कीमत पर, और जो उनके चीफ फाइनेंसर्स हैं उनको खुश रखना है, और वो दोनों में ही कामयाब हो रही है वक्त पर। और लोकसभा में भी आप ये देखिए 240 पर सिमटे बैसाखियों पर हैं, लेकिन 2 राज्यों में जीतने के बाद अहंकार उनका पहले से अब और ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। गिरीश जी, अभी हमने देखा था पार्लियामेंट के बाहर, आपने कल देखा होगा कि राहुल गांधी अडानी और अंबानी का माफ कीजिएगा, अडानी और मोदी का इंटरव्यू लेते हुए वो नजर आ रहे थे। उसको किरण रिजिजू बोल रहे हैं कि ये अपमान है, मोदी का अपमान है कि जो राहुल गांधी ने किया। और ये भी कहा कि तमाम लोग तो चाहते हैं कि गतिरोध जो है ये खत्म हो, चर्चा हो, लेकिन सिर्फ अकेले राहुल गांधी है जो नहीं चाहते हैं किसी भी तरह की चर्चा हो और गतिरोध खत्म हो। तो टारगेट जो है सबसे बड़ा वो राहुल गांधी ही है। उनको लगता है कि यही सरगना है, यही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब आप उसी राहुल गांधी को, जो कि संवैधानिक पद पर अब हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, आप उनको सबसे बड़ा गद्दार कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, तब क्या उस पद का अपमान नहीं होता है? तो ये तमाम चीजें देश देख रहा है, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि आखिर जो पार्लियामेंट में हो रहा है, पार्लियामेंट के बाहर जो हो रहा है, ये जो ढिठाई चल रही है, ये आखिर खत्म कैसे होगी? क्या आपको लग रहा है कि ये गतिरोध किसी भी तरह से खत्म होगा? क्या अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद जगदीप धनखड़ के तेवर, क्या आपको लगता है कुछ नर्म होंगे, या आपको लगता है और ज्यादा तलखी और सख्ती देखने के लिए मिलेगी? नहीं बुशरा जी, देखिए विपक्ष के तो हाथ बंधे हुए हैं और इनको हथियार वालों के साथ बगैर हथियार के लड़ना है। ये एजिटेशन नहीं होने देंगे। आज कितने हो रहे हैं, इन्होंने किसानों को दाद दिया, नहीं दिया, उनको ऊपर से आज भी वो उनके ऊपर बम शेल डाल रहे हैं, टीयर गैस छोड़ रहे हैं। तो आपने बिल्कुल, आप समझ लीजिए कि लास्ट पैमान, जिनको पछतावा ही नहीं, इतना होने के बाद भी आज संदीप पात्रा बाहर निकल के बोल रहे हैं कि वो लायक ही नहीं है राहुल गांधी एलओपी के, उनको गरिमा का पता ही नहीं है। आपको नहीं पता गरिमा का। किरण रिजिजू जी पार्लियामेंट खुद एमपीओ के एक एमपी को, संजय सिंह को बोलते हैं कि हम टेबल पे उठ के नाचने वालों से हम बात जो उनका जवाब नहीं देते। ये उन्होंने इतने नीचे स्तर पर लोकशाही को पहुंचा दिया है कि हम लोगों को शर्म आता है कि डेमोक्रेसी बनाने वालों ने क्या सोचा होगा इसके बारे में। लेकिन एक चीज आप देखिए कि इनका जवाब उन्हीं की भाषा में जो मैं देने का बोल रहा हूं कि अभी इनको अगर पछतावा होता है बिहार और आंध्र प्रदेश को कि उन्होंने शायद एक बार गलती कर दी, उसी वक्त अगर ये इनका साथ नहीं देते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो अब कोशिश यही रहनी चाहिए कि अब एक बार अगर इनका ये वहां से एब्सेंटिज्म होता है और कुछ भी ये लोग अगर सीट
काउंटिंग में करके अगर ये एक बार इसको निकाल सकते हैं तो ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि अभी भी वो पावरफुल है। हम बोल रहे हैं कि बैसाखी पे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका व्यवहार आज भी 404 का ही है, क्योंकि उन्होंने ईडी सीबीआई सबसे जो डरा के रखा है। अब उनका पत्ता अगर काटना है तो इनका राज्य ही खाना पड़ेगा। जब ये नहीं रहेंगे तब ईडी सीबीआई का डर निकल जाएगा, क्योंकि आज भी वो पछता नहीं, वो आज भी वही कर रहे हैं। आज भी जहां उनको नहीं जम रहा है वहां पे ईडी सीबीआई जा रही है, और वो धड़ल्ले से करके दिखाते हैं अंडरवर्ल्ड की तरह। जैसे ही महाराष्ट्र जीत गए तो दूसरे ही दिन 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी अजीत पवार की रिलीज हो जाती है। मतलब वो दिखा रहे हैं कि आज भी हम इतने पावरफुल हैं, हम आपको जो बोलेंगे वो आप करते चलो, वरना आपको पता है मैं क्या कर सकता हूं। तो अभी अगर जिनको पछतावा हुआ है कि हम लोगों ने शायद 14 में गलती करी, 24 में इनको हमने साथ दिया और इन्होंने सरकार बनाई, उसका ही अगर कुछ इलाज कर पाए। नहीं तो आप देख लीजिए महाराष्ट्र जैसा पावरफुल, जहां पे शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे स्टालवर्ट बैठे, उनको गच्चा दे सकते हैं ये लोग, उसमें भी गेम कर सकते हैं। अभी कोर्ट में केसेस हैं, 79 मामले में उन्होंने पैसा भरा है, उसका रिजल्ट तो आखिरी उम्मीद तो आपके पास है कहां, कोर्ट आपके साथ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इनकी सरकार कैसे गिराई जा सके, उसी पे अगर ऑपोजिशन कटाव के करेगा, उसका भी देखिए उन्होंने एक नेगेटिव प्रोपोगंडा शुरू कर दिया कि अभी सपा इनके साथ नहीं है। वो प्रोपोगंडा ये भी चला रहे हैं, क्योंकि उनके पास पूरी एक मशीनरी है। ऑपोजिशन की मजबूरी ये है कि उन्होंने कभी ऐसा माहौल देखा ही नहीं, तो उनको ये नहीं पता है कि भाई कितने नीचे तक जाया जा सकता है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करके जीने वाले आदमी थे। और ये वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या करने आए हैं, तो उनको कोई रूल ऑफ लॉ चलेगा ही नहीं। तो ये बहुत ही कठिन है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि पब्लिक रोड पे आएगी। पब्लिक रोड पे नहीं आ सकती है, क्योंकि उनको दबा देने में ये बहुत सक्षम है। जी, तो क्या आपको लग रहा है कि अगर ये जो ईवीएम को लेकर या फिर चुनावी सुधार को लेकर, चुनावी धांधली को लेकर जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि तमाम मुद्दे एक तरफ और ये मुद्दा सबसे अहम है, क्योंकि इसी से ही सब कुछ बदलेगा। जब सत्ता हाथ से जाएगी, राज्यों में जब विपक्ष की अगर सत्ताएं बनेंगी, अगर ऐसा जनता चाहती है, तो ये मेरी इच्छा नहीं बल्कि जनता अगर ऐसा चाहती है कि वहां सत्ता परिवर्तन हो, जहां बीजेपी की सरकारें हैं, विपक्ष वहां मजबूती से अगर लड़ता है, तभी कुछ हो सकता है। और इसके लिए सबसे पहले काम करना होगा, ये जो ईवीएम की चाहे हम बात करें, चुनावी सुधार, चुनावी धांधली की जो तमाम चीजें हो रही हैं, इसे एक तरह से करो या मरो तक करना पड़ेगा। क्या आपको ऐसा लगता है गिरीश जी? और फिर अमिताभ जी आपके पास आ रहे हो। दूसरा जी, जब तक बिकाऊ माल इस देश में चलता है, आज आप देखिए पॉलिटिक्स में 87% क्रिमिनल्स हैं। कोई अच्छा व्यापारी पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता है, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने इनकी क्वालिफिकेशन ही खत्म कर दी। इसमें वही लोग आ रहे हैं जो या तो बाहुबली हैं या जिनके पास पैसा है। अब आप देख लीजिए, यूपी का सबसे बड़ा इंसिडेंट है आपके सामने। 9 में से 7 सीटें सपा हार जाती है, और सपा को हराने के सबसे बड़ा एआईएमआईएम का था। तो अगर भी जो अपने मतलब के लिए भला बुरा देश का नहीं सोच पा रहे हैं, तो ऐसे जब तक मुर्गे रहेंगे। जालना में आप केस मैंने आपको बताया था कि एक इंडिपेंडेंट खड़ा है जिसने 6000 वोट से उसको हरा दिया। तो ये जहां तक ये इनका सोशल इंजीनियरिंग है, इसमें से आप तोड़ कब पाओगे? जब एक आदमी बोल देगा कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ नहीं दूंगा। ये जब तक मानसिकता नहीं आएगी, भगत सिंह और ये आगे लड़ पाए, क्योंकि सारे देश में एक ऐसे था कि भाई ये देशभक्त है, उसमें सारी को लड़े थे, क्योंकि उनको सपोर्ट था पब्लिक का। यहाँ तो आप अगर अच्छा करने जाओगे, आपको सपोर्ट कौन करेगा? अभी आप प्रोग्राम कर रही हैं, अभी आपका ट्रोलिंग चालू हो जाएगा कि आपको सोरस से पैसा मिल रहा है, आप लोग मोदी के खिलाफ हो, आप विश्व में आपका डंका बजने वाला है, वो आप देख नहीं पा रहे हो। तो जहां तक ये मानसिकता है, क्योंकि उनको पढ़ाया ये गया है, और इन्होंने ये नहीं, ये जहर फैलाने के लिए इन्होंने 60 साल मेहनत करी है, तो उसका इनको ये भी फल मिल रहा है। उसको तोड़ने के लिए आपको उतनी सामने पावरफुल से वापस आना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं होगा। और यंग जनरेशन, उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास आगे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, उसके बावजूद भी वो जो भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि वो श्री राम बोल के उनको लगा दिया जाए धंधे पे, तो उनको ऐसा गुट्टी पिला दी गई है धर्म की कि वो अपना कर्म ही भूल गए। तो जब कर्म की कीमत नहीं है, तो फिर धर्म के नाम पे तो आज तक जितने देश बर्बाद हुए वो धर्म के नाम से ही हुए। वो अगर आपकी समझ में नहीं आएगा तो इट इज अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। दूसरा जी,
जी, बिल्कुल। महत्वपूर्ण बातें और ज़ाहिर-सी बात है ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने की ज़रूरत है कि विपक्ष का साथ अगर जनता देती हुई नज़र आएगी, ज़ाहिर-सी बात है उसकी ताकत में इज़ाफ़ा होगा। लेकिन अब इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि ममता बनर्जी अलग है, समाजवादी पार्टी अलग है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि इंडिया अलायंस की जो पूरी कमान है वो उनको दे दी जाए। फिर ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि राहुल गांधी क्या इसके अहल नहीं है? और इसी तरीके की पूरा का पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है क्योंकि उनको ये लगता था कि लोकसभा चुनाव ये मिलकर नहीं लड़ पाएंगे, हम इन्हें तोड़ देंगे, लेकिन वो लड़े और उसके बाद ना सिर्फ लोकसभा बल्कि आने वाले जितने भी विधानसभा चुनाव हैं, जहां जहां मुमकिन है वहां तमाम जगहों पर इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ा है। और अभी भी जरूरी नहीं है, वो कोई गधों की फौज नहीं है कि एक साथ सबको हकना ही है। अलग अलग राय हो सकती हैं लोगों की और अलग अलग राय पे वो एक साथ भी हो सकते हैं और कुछ पर वो अलग भी हो सकते हैं, ये भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर जो देश से जुड़े सबसे अहम मुद्दे हैं अगर उन पर वो एक साथ हैं तो यहाँ पर फिर वो सवाल उठना बेमानी लगता है। लेकिन फिर वही सवाल उठकर घूमकर ये आता है अमिताभ जी कि क्या ये गतिरोध किसी भी तरीके से खत्म होगा? संसद के बाहर सवाल नहीं उठाए दिए जा रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है। पहले ये होता हमने देखा 2024 से पहले संख्या बल कम था विपक्ष का तो उन्हें बाहर ही निकाल दिया जाता था। अब शायद वैसा नहीं कर पा रहे हैं। अब एक नए तरीके का एक रणनीति या मैं कहूँ एक मॉडस ऑपरेंडी अपनाई गई है कि बोलने ही ना दिया जाए, जैसे ही बोले वैसे ही कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए। लेकिन जब जब बीजेपी चाहे तब तब वो कार्यवाही चलेगी, सुचारू रूप से चलेगी और उनके तमाम नेताओं को बोलने का मौका दिया जाएगा। अगर ये क्या लोकतंत्र है या दादागिरी है? देखिए, जो बात आपने अभी गिरीश जी बात कह रहे थे, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, आपने उस वक्त भी ये बात एक कहा था, करो या मरो वाली बात जो मैंने भी कही थी। बेसिकली क्या है ना, ये विपक्ष को ये समझना पड़ेगा कि मतलब जिस दौर में हम हैं, जिस दौर में हमारी सियासत है इस वक्त, और जो मतलब हाल हमारे लोकतंत्र का कर दिया गया है, उसमें आपके पास निरंतर संघर्ष करने और निरंतर सड़क पर उतरकर संघर्ष करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। और किसी भी मुद्दे पर रिएक्ट करने के लिए आपको ज्यादा वक्त लेने की भी आपके पास जो है वो गुंजाइश नहीं है। तो अगर आपको आज कोई चीज दिख रही है तो आप उस पर तुरंत रिएक्ट करें। मुझे डॉक्टर लोहिया का वो कथन याद आता है जब उन्होंने एक बड़ा उनका मशहूर एक कोट है कि जब सड़क सुनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। ये डॉक्टर लोहिया का एक बहुत मशहूर बयान है कि सड़कें सुनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। तो आप विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि सड़क सुनी ना रहे, वो सड़कों पर रहे। ये विपक्ष के नेताओं को मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक थोड़ी सी आराम तलबी है, या उसको दिशाहीनता के लिए या जो भी कह लीजिए। उनके पास जो मकसद है वो मकसद सिर्फ एक स्टेट में या देश में सत्ता हासिल करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मसला सत्ता का नहीं है। बीजेपी या जो उसके अलाइज हैं वो जरूर सत्ता हासिल कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए सत्ता हासिल करने के लिए जो हथकंडे उन्होंने इस्तेमाल किए, जैसा आपने खुद भी कहा कि वो जिस तरीके का माहौल बना दिया गया है, वो माहौल, उस माहौल को तोड़ना आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको मतलब सिर्फ एक भारत जोड़ो यात्रा निकालना काफी नहीं है। मुझे लगता है विपक्ष के सभी नेताओं को, जो भी बड़े नेता हैं, उनको सबको ये देखना पड़ेगा कि वो जहां जहां भी पावरफुल है वहां वहां अपने इलाकों में देखें या पूरे राज्य भर, पूरे देश भर में घूमें। कम से कम ये लोगों के बीच में जा करके ये जो एक तफरका जो पैदा किया जा रहा है, जो एक आपस में लड़ाया जा रहा है लोगों को, उसके खिलाफ जो है संघर्ष करना बहुत जरूरी, क्योंकि जनता जब ये समझ जाएगी कि हाँ उनको जो है वो धर्म की अफीम चटा करके उनको लड़ाया जा रहा है, और उनके जो असली मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी की बात यहाँ पर आई, महंगाई का मसला है, बहुत सारी बातें। आखिर ये तो कोई ना कोई सोचेगा ना कि भाई आखिर महाराष्ट्र में भी बेरोजगारी है, हरियाणा में भी बेरोजगारी थी, फिर आखिर बीजेपी जीत कैसे गई? जब वहां चुनाव से पहले का माहौल जब हम देखते थे तो लोग बात करते थे कि हाँ साहब बड़ी मुश्किल है, बड़ी बेरोजगारी, बड़ी समस्या है और बीजेपी हम नहीं वोट देंगे। लेकिन जब चुनाव का नतीजा आता है तो हम देखते हैं वो जीत जाती है। तो ये क्या चीजें हैं, चाहे आप उसको इलेक्शन कमीशन की जो भी मिली भगत मान लीजिए, या जो भी उसका मतलब जोड़ तोड़ मान लीजिए, जो भी उसका खेल खाता है वो सब मान लीजिए, उसके बावजूद मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष की तैयारियां होनी चाहिए, जो विपक्ष के अंदर एक कहना चाहिए जूझने की एक ताकत होनी चाहिए, जो ये होना चाहिए कि नहीं हम मोर्चे पर लड़े हैं तो अब हम मोर्चे पर रहेंगे। जो एक पुराने जमाने में जो राजपूतों के साथ होता था ना कि जौहर कर लेने वाली बात होती थी, तो वो बिल्कुल आपको उसी अंदाज में रहना पड़ेगा। मतलब मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास और कोई चारा नहीं है। आप बैठे बैठे कुर्सी पर मतलब खत्म हो जाएं, उससे बेहतर है कि आप लड़ाई के मैदान में जाके खत्म हो।
तो इसलिए ये जो है ये विपक्ष को समझना पड़ेगा। और जो आपने अभी ममता बनर्जी की बात कही, समाजवादी पार्टी की बात कही, देखिए ये जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस के नेचुरल है ये बात होना कि भाई कांग्रेस की चूंकि पकड़ ढीली पड़ रही, जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद जो राहुल गांधी ने एकदम से जो माहौल बनाया था, राहुल गांधी का जो एक तरीके से कहना चाहिए ऑरा जो है वो एकदम बढ़ गया था, वो ऑरा जो है हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद निश्चित तौर पर उसमें डिप्लीशन हुआ है, ये हम देख सकते हैं। और वो बहुत लाजिमी है क्योंकि आप 2 बड़े चुनाव हारे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेटजी थी या जो आपका पूरा मैनेजमेंट था, जो जिसको या जो आपकी स्किल्स थी, उन स्किल्स पर सवाल उठेंगे। तो इसलिए अगर ममता बनर्जी के हाथों में कमान देने की बात आ रही है और लालू यादव जैसा जो कांग्रेस का पुराना एलआई है, अगर वो भी ये बात कहता है, तो कहीं ना कहीं वाकई में इंडिया अलायंस को भी सोचने की जरूरत है कि क्या कांग्रेस को मतलब पीछे हट करके राहुल गांधी को सिर्फ ये होना चाहिए कि वो आदमी सड़क का बन जाए, यानी सड़क पर रहते हुए लोगों में अलग जगाते हुए घूमे, जो महात्मा गांधी ने कभी काम किया था। अगर उनको सचमुच ये लगता है कि वो महात्मा गांधी, वो गांधी उनके नाम में लगा हुआ है, तो उनको वो अलग जगाने वाला काम ही करना चाहिए। हो सकता है कि वो मतलब नेता प्रतिपक्ष रहे, उसके बावजूद वो सड़क पर ज्यादा रहे, संसद में भी रहे लेकिन सड़क पर ज्यादा रहे। अगर वो ऐसा कर, और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो प्रदेशों में हैं, देश जो बाकी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं लेकिन जो प्रदेशों में जहां जहां जाए, उत्तर प्रदेश में मान लीजिए अब संभल जैसा इतना बड़ा कांड होता है, उसके बाद जगह जगह मस्जिदों के नीचे मंदिरों के दावे किए जाने लगे, यानी अजमेर दरगाह तक के नीचे मंदिर का दावा कर दिया गया है। तो बहुत सारी चीजें जो हो रही, तो वो जहां जहां जो कांग्रेस के नेता है, उनको विपक्ष नेता उनको सड़क पर उतर कर संघर्ष करना चाहिए। ये हो क्या रहा है, ये पूरे मुल्क को खा ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जब तक नहीं होगा बुशरा जी, तब तक जो है वो ये सब चीजें चलती रहेंगी। क्योंकि देखिए संस्थाएं तो हम देख रहे हैं लगातार सब उनके कब्जे में है। जैसा अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, लगातार हम बात करते हैं कि वे मीडिया जो है, मीडिया जो जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं तो नहीं मानता कि आज की तारीख में वो मेन स्ट्रीम रह गया है, क्योंकि मेन स्ट्रीम तो वो है जहां हम और आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और जिस फोरम पर आप बैठिए, उस फोरम की जो लोकप्रियता है, उसका अपना एक अपार उसका और उसको लेकर के जो भरोसा है लोगों में, उसकी अपनी एक बड़ी बात है। तो ये हमने खड़े किए हैं, ये फोरम आपने खड़े किए हैं, गिरीश जी ने खड़े किए हैं, बहुत सारे लोगों ने खड़े किए हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। तो ये उनकी अपनी विश्वसनीयता का सवाल है और उन्होंने उसको एक साख उसमें पैदा की है लोगों में। तो वो जो मीडिया, लेकिन जो है जिसको हम टेलीविजन चैनल कहते हैं या तमाम सारे और जो प्रिंट मीडिया वगैरह है, वहां पर वो सवाल नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन जो हम सवाल उठा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जनता तक रेजोनेट करने चाहिए। और ये जिम्मेदारी विपक्ष की है। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि अगर उसको दिख रहा है कि सारा इलेक्शन कमीशन हो, चाहे मिनिस्ट्री मीडिया हो, चाहे और जो संस्थाएं हैं, वो आपका साथ नहीं दे रही हैं, तो आप सीधे जनता के पास जाएं। देखिए जनता को ये वादे करने भर से काम नहीं चलेगा कि वो 1500 प्रॉमिस कर रहे हैं तो आप 3000 प्रॉमिस कर दीजिए, इससे बात नहीं बनेगी। अब कि लाड़की बहन योजना उन्होंने 1500 दिया तो आपने कहा हम 3000 दे देंगे, इससे बात नहीं बनेगी। बात यह है कि आपको लोगों के बीच में 24 घंटे रहना पड़ेगा और आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जिंदगी बस यही है और कुछ नहीं है। अब इसके अलावा इसमें अगर हम नहीं अपने आप को खपाते हैं तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अब जब तक ये नहीं होगा तब तक बुशरा जी, मुझे लगता है कि जो मौजूदा जो सत्ता तंत्र है, उसके दुष्चक्र जो है, जो उसके अंदर कॉन्स्पिरेसी की एक जो क्षमता है, वो जो जिस तरीके की वो लगातार चक्रव्यूह रहता है विपक्ष के खिलाफ, वो कम नहीं होगी। क्योंकि उसका साथ देने के लिए बहुत तमाम सारे लोग, उनके पास अथाह पैसा है। भाई देखिए ना, महाराष्ट्र चुनाव के बारे में ये कहा गया कि साहब कितने हजार करोड़ रुपया बाहर से आया और उसमें उसको फूंका गया, यानी 10-10, 20-20 हजार रुपया पर वोट के लिए अगर खर्च किए जाने की बातें चल रही हैं, इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर ये चीजें अगर रेजोनेट होती हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बुरा संकेत है। और विपक्ष के पास पैसे से नहीं जीत सकते आप चुनाव। हमने 2024 में ही देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में आखिरकार बीजेपी का वो जो पूरा एक मायालोक था उसको ध्वस्त किया। तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई तोड़ नहीं, आज की तारीख में भी जो है मतलब हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो वो विपक्ष को ये समझना पड़ेगा मैम, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, मुझे नहीं लगता। जी बिल्कुल जी, ये इंट्रोस्पेक्शन करने की और ज्यादा जरूरत है। राहुल गांधी हालांकि सड़कों पर नजर आते हैं, अलग अलग वर्गों से वो बात करते हैं, लेकिन उसमें भी और ज्यादा उनको तेजी लाने की जरूरत है। सिर्फ एक वर्ग से आप बात करें उसका असर होता है, जाहिर सी बात है कि वो और 4 लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज लाना होगा। अगर आपको ये लगता है कि लोग चाहते हैं कि आपकी सत्ता बने, लेकिन बीजेपी एजेंसीज का और चुनाव आयोग का सबका इस्तेमाल करके आपसे वो सत्ता
छीन रहे हैं, तो अगर आपको ये भी लगता है तो आपको तमाम कामों को छोड़कर सिर्फ इस एक काम में लगना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए, चुनाव आयोग के बाहर आप धरना दें, आप वो तमाम चीजें करें जो इस लोकतंत्र में जरूरी है और इसको बचाने के लिए जरूरी है। तभी हम आगे उगता हुआ सूरज जो है, चमकता सूरज देखेंगे, वरना तो ये गुरूब की तरफ ही है, ये हमें सबको नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। गिरीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।